साथियों नमस्कार। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जानने, समझने और पढ़ने के बाद अब हम भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अर्थात उसे DPSP के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में बताया गया है। तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि किस प्रकार से DPSP और मौलिक अधिकारों में अंतर है। तो सबसे पहले हमें किसी भी विषय को, किसी विषय वस्तु को समझने से पहले उसके बैकग्राउंड में समझना बहुत ही आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है। हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को भाग 3 में क्यों रखा गया और DPSP को भाग 4 में क्यों रखा गया। दरअसल जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद स्थितियां बहुत ही विकराल थी, विषमताएं इतनी अधिक थी कि राजनेताओं के पास नीतियों को बनाने के लिए बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ रही थी। समस्याएं बहुत जटिल थी। एक तरफ तो देश की आर्थिक जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी। युद्ध के बाद कहीं ना कहीं लोग गरीबी से जूझ रहे थे, बेरोजगारी थी। देश की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं खुली थी। देश के दुश्मनों से भी जो कहीं ना कहीं हमें एक खतरा मंडरा रहा था। देश में उद्योग धंधे लगाने थे, खेती को आगे बढ़ाना था, उन्हें किसी तकनीकी और उन्नतशील बनाना था। इसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ मंथन चल रहा था। सरकार ने विचार किया कि जिन चीज़ों के लिए हमें संसाधनों की ज़रूरत नहीं है और आसानी से लागू किया जा सकता है, उसे भाग 3 में अर्थात मौलिक अधिकारों में रखा। लोगों के हित के लिए कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके, लोगों का जो हित और कल्याण है वो सुनिश्चित हो सके। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए संसाधनों की आवश्यकता थी, उसे भाग 4 में रखा गया और उसे नाम दिया गया DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? वास्तव में आप समझिए तो एक प्रकार से निर्देश हैं जो बताए जाते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी हैं। और ये बताया जाता है, राज्य को बताया जाता है, संविधान द्वारा बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको आगे काम करना है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए इसको बहुत ही ध्यान से। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि 4-5 दोस्त हैं जो आपस में एक निर्णय लेते हैं कि चलिए प्रयागराज चलते हैं, हम लोग तैयारी करेंगे, डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, इस प्रकार से निर्णय लेते हैं। लेकिन संसाधन विहीन सभी हैं, सभी के पास पैसे का अभाव है। अब उसमें सभी लोगों ने एक समझौता किया, एक निर्णय लिया कि भाई हम लोग इसमें से जो सबसे पहले सिलेक्ट होगा UPSC के लिए, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, तो सब लोगों की मदद करेगा। ठीक, अगर इस चीज़ को आप समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि उसी प्रकार से कि जैसे जैसे व्यवस्थाएं राज्यों की बढ़ती जाएंगी, भौतिक संसाधन बढ़ते जाएंगे, वो लोगों के लिए अर्थात देश के जो नागरिक हैं उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराएंगे। साथियों, जो भारत का संविधान की प्रस्तावना है, अगर उस पर हम चर्चा करें तो उसमें जो शब्द हैं उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें देखिए 3 चीज़ें आई आपके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों से हमको मिल जाती है, लेकिन जो आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की जाती है वो हमको कहीं ना कहीं DPSP में 36 से लेकर 51 तक हमको दिखाई देता है। और एक बात और हम कहें कि जो हमारे देश के पहले विचारक थे, जैसे महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी के विचारों को भी इसमें समावेश किया गया है। आर्थिक और सामाजिक न्याय की अगर बात की गई है तो इसमें DPSP में की गई है। तो प्रस्तावना की जो बात है कहीं ना कहीं DPSP का आपसी तालमेल है, दोनों के बीच में एक संबंध है और इस चीज़ को उतारा गया है। अब हम एक एक चीज़ को समझेंगे कि किस प्रकार से गांधीवादी विचारों को समावेश किया गया है। सामाजिक जो सोशलिस्ट जो एक थाट होती है उसको किस प्रकार से इसमें शामिल किया गया है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 36 की बात करें तो आर्टिकल 36 में सिर्फ ये बताया गया है कि राज्य क्या है। वही चीज़ जो मौलिक अधिकार में अगर हम चर्चा करें तो जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य क्या है, तो उसको सामान्य रूप से आप जानते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार या लोकल बॉडीज जो होती है जो कानून बना सकती है विधि द्वारा स्थापित किसी कानून से, तो वही राज्य इसमें जो मौलिक अधिकार में बताया गया है वही आर्टिकल 36 में बताया गया है।
आर्टिकल 37 की बात करें अगर हम, तो इसमें यह बताया गया है कि डीपीएसपी को कहीं से भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात यह जस्टिसिएबल नहीं है। कोई जैसे मौलिक अधिकार का हनन के बाद जो है व्यक्ति जो है तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है आर्टिकल 32 के तहत जो है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व है और उनको लागू नहीं किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके जो है ये अपील नहीं कर सकता है कि हमें ये नीति निर्देशक तत्व जो है नहीं मिल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, छोटा सा एक उदाहरण, जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, या कभी कभी सरकार जो बेरोजगारी भत्ता देती है, क्या इसके लिए जो है हम जो है जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस राज्य की मर्जी के ऊपर निर्भर है कि उसके पास बजट कितना है। हमने आपको पहले भी बताया कि स्थितियाँ किस प्रकार थी। सरकार के पास जैसे जैसे बजट होता जाएगा उसी प्रकार से वह जो है कार्य करेगी। तो हम जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता हमको नहीं मिला हम पहुंच जाएं, या किसी को बीमारी के लिए जो है हमको नहीं मिला तो हम पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हम आर्टिकल 38 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 38 सिर्फ यह बताता है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य द्वारा किया जाएगा। लोक कल्याणकारी का मतलब यह होता है कि आय का समान वितरण किया जाए सभी लोगों को, जो छोटे बड़े हैं, क्योंकि आर्थिक विषमता तो आप जानते ही हैं कि 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे संसाधनों का 70% भाग है और 70% ऐसे लोग हैं जो कि 20% जो संसाधन है उसमें जो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि सभी लोगों को जो है आय का समान वितरण किया जाए। ये सिर्फ 38 में बताया गया है। अब आर्टिकल 39 की अगर बात करें, अनुच्छेद 39 की बात करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत ही व्यापक है। और इसमें बाद में संशोधन जो किया गया उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये बताई गई कि भौतिक संसाधनों का जो है बराबरी के साथ जो है लोगों को जो है वितरित किया जाए। राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि जो भौतिक संसाधन है वो सभी लोगों के बीच में बराबर दिया जाए। दूसरी चीज़ बात यह की गई कि सभी लोगों का, महिला और पुरुष की अगर बात की जाए तो महिला और पुरुष आपस में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले शुरुआत में क्या था कि महिलाओं को कम वेतन मिलता था, काम वही करती थी, लेकिन वेतन जो है उनको बराबर नहीं मिलता था। पुरुषों को कहीं ना कहीं एक भेदभाव था जो है, और उस भेदभाव को जो है बताया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है सब लोगों को दिया जाएगा। दूसरी एक चीज़ और भी बताई गई कि सबको क्षमता के अनुसार जो है काम दिया जाए। ऐसा नहीं कारखाने में कोई काम कर रहा है, वो क्षमता उसकी ज़्यादा नहीं है जो है, और क्षमता ज़्यादा नहीं है उसको जो है अनर्गल काम इस प्रकार से दे दिया गया कि जो है उसका स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा, राज्य की जिम्मेदारी होगी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। उसके अलावा ये बात बताई गई कि बालकों की शिक्षा के लिए जो है एक अच्छा माहौल जो है क्रिएट किया जाए, उनको ऐसा माहौल दिया जाए कि जिससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर सके और उसे कंप्लीट कर सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगले अनुच्छेद पर हम चलते हैं, अनुच्छेद 40 पर, जो पूरी तरीके से गांधीवादी दर्शन पर जो है स्थापित किया गया है। इसका मतलब यह है कि हर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का गठन किया जाए संवैधानिक रूप से। और शुरुआती दिनों में इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन 73वें संविधान संशोधन अर्थात 1992 में इसे पूरी तरीके से संवैधानिक बना दिया गया। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अगर समझना चाहते हैं तो आप अपने आसपास देखेंगे कि जो पहले प्रधान रहते थे गांव में, उन्हें ज़्यादा मद नहीं मिलता था, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन 1992 के बाद, 95, 2000 के बाद जो है इतना फंड आने लगा धीरे धीरे, क्योंकि उसे संवैधानिक बना दिया गया। राज्य की जिम्मेदारी थी कि अब जो है संवैधानिक 1992 में बनने के बाद जितना भी फंड आ रहा है उन सब फंड को जो है गांव के विकास के लिए जो है दिया जाए, और कुछ ना कुछ अधिकार जो है ग्राम पंचायत को जो है देना प्रारंभ किया गया, और धीरे धीरे उसमें विकास भी शुरू हुआ। हम आर्टिकल 41 को समझते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ ये बताई गई है कि जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसके साथ साथ विकलांग पेंशन है, और लोगों को काम देने की जो है बात कही गई है कि अगर काम नहीं मिल रहा है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जैसे नरेगा है, तो नरेगा में देखिए एक गारंटी दी जाती है कि आपको जो है 100 दिन का काम दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई काम नहीं पा रहा है तो उसे भत्ता दिया जाएगा। तो लेकिन इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए, लागू करने की बात की जाए, तो कितना लागू हो पा रहा है। जैसे वृद्धा पेंशन की बात की जाती है, विधवा पेंशन की बात की जाती है, लोगों को नहीं मिलता है, क्या कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो ये बताया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि राज्य के पास अगर पैसा होता है तो वो करती है, अगर नहीं होता है तो नहीं करती। आर्टिकल 42 की बात करते हैं। आर्टिकल 42 में यह बताया गया है कि न्याय संगत कार्य, अर्थात जो प्रसूति, जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, अगर वो काम कर रही हैं तो उन्हें मातृत्व अवकाश दिया जाए। इस चीज़ की जो है बात बताई गई है कि जो जिस योग्य है उसी योग्य जो है काम किया जाए। और इसे जो सुप्रीम कोर्ट में बाद में जो है किया गया कि नहीं,
जो मातृत्व अवकाश है बहुत ही कंपलसरी है महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उनको कुछ ना कुछ जो है अवकाश जरूर दिया जाए। अब हम अनुच्छेद 43 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि लोगों को निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात न्यूनतम मजदूरी कुछ ना कुछ दिया जाए। जैसे नरेगा में अगर लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ निर्धारित मजदूरी होती है कि 212 रुपये या 215 रुपये, सरकार उसे अपने हिसाब से जो है बताती है कि कम से कम जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की बात की जाए तो ये जो है बहुत ही आवश्यक है। न्यूनतम मजदूरी और जीने के लिए जो मजदूरी है वो बहुत ही एक इंसान के लिए ज़रूरत है, इस चीज़ का जो है ख्याल रखा गया है। और इसी में जो है एक दूसरा जो है भाग जोड़ा गया है, लघु और कुटीर उद्योगों की बात की गई है। लोग लघु और कुटीर उद्योग के लिए जो है सरकार कोशिश करेगी कि लोगों को गांव में ही रोजगार मिले, ऐसे छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें और उसे प्रोत्साहित करें। तो देखिए आप जो है कई बैंकें ऐसी होती हैं जो कि लोगों को जो है ऋण देती है इस चीज़ के लिए कि आप जो है लघु और कुटीर उद्योग जो है विकसित करेंगे। देखिए अगर समूह में देखिए इस समय जो है तमाम प्रकार के जो है समूह जो है बनाए जा रहे हैं गाँव में, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो योजनाएँ हैं, जो नीतियाँ हैं, इसी से जो है प्रेरित हैं। हम आर्टिकल 44 की बात करेंगे। आर्टिकल 44 जो है अपने आप में बहुत ही यूनिवर्सल है। समान नागरिक संहिता की बात की गई है, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, जिसे मोदी सरकार ने जो है कहा था कि हम अपने एजेंडे में इसे ले रहे हैं। और संभावना ये कही जा रही है कि 2024 के बाद अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो निश्चित रूप से यूसीसी पर अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है बात करेगी। यूसीसी क्या है हम आपको बता देते हैं कि सभी के लिए सभी एक प्रकार से जैसे विवाह होता है तो हिंदुओं के लिए अलग विवाह का नियम है, मुसलमानों के लिए अलग विवाह का नियम है, जो है संपत्ति को लेकर के जो है अलग अलग है। तलाक जो है वो दे देते हैं कि जिसे तलाक 3 बार कह दिए तो उसके बाद उनकी छुट्टी हो गई, जो है दोनों अलग हो गए। लेकिन हिंदू विवाह में जो है अधिनियम में जो है इस चीज़ का जो है अलग से किया गया है कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो आपस में जो टकराती हैं, उनके लिए भरण पोषण की अलग व्यवस्था की गई है, हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मुस्लिम पुरुष जो है 4 विवाह कर सकता है और हिंदू व्यक्ति जो है सिर्फ 1 विवाह कर सकता है। तो इन सब चीज़ों में एक रूपता लाने के लिए इसमें बताया गया है कि इस राज्य की जिम्मेदारी होगी कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करें। आर्टिकल 45 की बात करें तो इसमें सिर्फ सामान्य रूप से बताया गया है कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं और 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए जो एजुकेशन की बात की गई, जैसे आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है, इसे हम समझ सकते हैं कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाए। आर्टिकल 46 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 46 में आरक्षण की बात की गई है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो SC ST और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें जो है शैक्षणिक संस्थानों में उनके सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए जो है कार्य की। आर्टिकल 47 खाने और पीने की चीज़ जो है बताता है, आप इसलिए हमने कहा जिससे आप जो है अच्छे तरीके से समझ सके। 2 चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। खाने का मतलब है कि न्यूट्रिशियन अर्थात जो छोटे कुपोषित बच्चे हैं उनके हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी में आप देखें जो है तो कुछ ना कुछ पौष्टिक पदार्थ ऐसे आते हैं कि उनको खाने के लिए दिया जाता है कि जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है पीने वाली चीज़ का मतलब है कि मदिरा से है, अर्थात जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि वह धीरे धीरे मदिरा या शराब के जो है सेवन पर, जैसे जो ठेके हैं उन पर जो है प्रतिबंध लगाए। तो इसमें जो है आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और उसने कहा है कि हमारे यहाँ बिक्री बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वह नीति निदेशक जो तत्व हैं उसके अनुसार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर तो लगातार जो है ठेके खुल रहे हैं, शराबियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो किस लिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सरकार के पास एक चीज़ और है कि अल्कोहल जैसी चीज़ों के ऐसे पदार्थों के लिए उसके पास स्रोत कम है आय का। तो सबसे ज़्यादा अगर पैसा अगर सरकार के पास जाता है तो अल्कोहल से जाता है, शराब से जाता है। तो शराब के कारण जो है उनको जो है कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी राहत मिलती है, इसलिए जो है सरकारें जो है बंद नहीं कर पाती है। लेकिन बिहार सरकार का ये कदम जो है बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके बाद हम 48 पर चलते हैं। आर्टिकल 48 जो है इस चीज़ को बताता है। उसमें एक शब्द आया है गाय। अगर कोई कभी कभी जो है प्रश्न में पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व में किस पशु की जो है बात की गई है और नाम लिखा गया है, तो उसमें गाय का लिखा गया है। ये बताया गया है कि गाय तथा अन्य दुधारू जो पशु हैं उनके नस्लीय सुधार के लिए तकनीक का जो है विकास करना, जो उनके स्वास्थ्य पर जो है ध्यान देना, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। इसी में 48 का एक जोड़ा गया। 48 का मतलब ये है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। इसमें 2 चीज़ें जोड़ दी गई कि जिम्मेदारी होगी राज्य की कि इन दोनों चीज़ों की जो है संरक्षण के लिए वह पूरी तरीके से सजग रहे। आर्टिकल
अगर 49 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो ऐतिहासिक और स्मारक हैं उन सब चीज़ों का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 50 की बात अगर हम करें तो आर्टिकल 50 में सिर्फ ये बताया गया है कि जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है इन दोनों को जो है अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, दोनों के बीच में जो है जो अलगाव है जो है बरकरार रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू थी तो उस समय कार्यपालिका का जो है जुडिशियल में जो है कहीं ना कहीं जो है हस्तक्षेप था और जो क्रिमिनल केसेस होते थे वो कार्यपालिका के ही लोग देख लेते थे जो है। तो उन दोनों को अलग कर दिया गया और राज्य की जिम्मेदारी दी गई आर्टिकल 50 के माध्यम से कि यह देखते रहें कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना होने पाए और दोनों अलग ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हम आर्टिकल 51 की बात करें, यह शांति व्यवस्था की बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है राज्य की जिम्मेदारी है कि बनाए रखें। क्योंकि जैसे भारत ने अगर कोई चीन से समझौता कर लिया और पाकिस्तान से कोई समझौता कर लिया तो राज्य की जिम्मेदारी है कि उस समझौते को जो है उसका पालन करे, वो भी कोई ऐसा कार्य अपने कानून के माध्यम से ना करे कि वो जो समझौता हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है जो है उसमें कोई खलल पैदा हो। बस इतनी सी बात जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है शामिल किया गया है।